कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख अर्थ। तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। ये चाणक्य का सूत्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांतों में से एक है। और आज यहां पर हम सब उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग नॉर्थ ईस्ट, जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची, और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा समविकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं। रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट बैंक इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया। सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित है और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर फाइनेंस के लिए, किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो या पर्सनल लोन का, इसके लिए पैरामीटर्स आपने जो बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन बनाई है, नाबार्ड ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो पूरे देश की गाइडलाइन, वही गाइडलाइन नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए क्या? कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की और पूरे देश की गाइडलाइन एक नहीं हो सकती। जरूरियात है नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैरामीटर्स के साथ फाइनेंस की गाइडलाइन। और मैं आज कहना चाहता हूं,
सेक्रेटरी बैंकिंग, चेयरमैन नाबार्ड, आरबीआई और एसबीआई की ये जिम्मेदारी है कि एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ जो नॉर्थ ईस्ट की अभी की कैपेसिटी है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गाइडलाइन फाइनेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है। यहां बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट का गेटवे बनने वाला है। कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स चेंज कर लिए गए। उस वक्त आजादी के बाद भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के अंदर था। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में और रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पहल कर कर आजादी के 75 साल बाद संविधान को सुधार कर बांग्लादेश से वार्ता कर कर बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स का एक्सचेंज का काम किया। इसके कारण आज हमारे वाटरवेज चिटगोंग के साथ जुड़ चुके हैं और चिटगोंग की बंदरगाह पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपना उत्पाद दुनिया के साथ भेजने के लिए आज खुली पड़ी है। और इसके कारण पहले जो एक प्रकार की एनोमली बनी थी, यहां आबादी कम है, भूभाग ज्यादा है, आबादी कम है तो कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि देश के बाकी भूभाग में भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 to 15% आ जाती थी और दुनिया में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक भी बंदरगाह नहीं। आज आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी उत्पादन करो, दुनिया भर का बाजार चिटगोंग बंदरगाह के थ्रू आपके लिए खुला है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। यहाँ सस्ती बिजली है, सस्ता मैन पावर भी उपलब्ध है और अब एजुकेशन के सारे मायने भी यहां पर बदल चुके हैं। एक दृष्टि से सबसे ल्यूक्रेटिव स्थान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से पूर्ण विकास के लिए कनेक्टिविटी की क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए इसके बाद ही मेरी नेसेक के साथ मीटिंग है। इसरो का उपयोग कर कर सारे संसाधनों का समुचित उपाय हो, इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। सशक्तिकरण और समावेशी विकास की कई सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं और शांति और स्थिरता भी आई। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने इमोशनल, इकोनॉमी और इकोलॉजी, ये तीनों दृष्टि से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 10 साल अकेले नरेंद्र मोदी जी 65 बार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और 10 साल में 700 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी रात बिताई है। ये बताता है कि भारत सरकार का फोकस क्या है। मित्रों, बैंकिंग के अंदर भारत में ढेर सारे रिवॉल्यूशन 10 साल के अंदर आए। सफल इंसॉल्वेंसी कानून बनाया, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन और 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ की बेड रिकवरी को पूरा करने का काम भारत की बैंकों ने किया है। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में विलय हमने किया और लगभग जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटा करते थे 23-24 में 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है और एनपीए 2.8% से नीचे पहुंचा। ये सब तो हो गया, बैंक सक्षम हो गए। अब मेरा मूल सवाल है, जो सक्षम है उसने रिस्क उठाकर फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे
कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। मेरी बात आप मान, ये फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहाँ के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत थ्रस्ट देना, से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा, अनबैंक्ड विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, NEC का चेयरमैन हूं। मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं संवेदना से देखने की, इसके विकास के अंदर योगदान। और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए, ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर आपके मूल्यवान शब्दों के लिए।